सक्सेस की रियल डेफिनेशन क्या है? सक्सेस की रियल डेफिनेशन है कि जो आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव करने की जो भी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी ना, उस प्राइस को पे करने का 1% भी जब मलाल नहीं है तो मतलब आप सक्सेसफुल हो। लेकिन आज हजारों लोग अनसक्सेसफुल है क्योंकि वो हर थॉट में जो सोच रहा हूँ ना वो इनकरेक्ट है। डोंट बिलीव अ थॉट विच यू थिंक। क्यों बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस हो रहे हैं, क्या रीज़न है? मेरा एक फेवरेट अफर्मेशन है, आई लव मनी, मनी लव्स मी। मतलब मर जाऊंगा लेकिन इसको हैप्पी लगूंगा। लोग डिबाइट करते हैं कि यार तुम मन मार रहे हो। मोटिवेशन वाला जो ट्रैप है, इससे कैसे बाहर निकलें? मोटिवेशन ट्रैप तब बन जाता है जब आदमी मोटिवेशन के बेस पे ही सब कुछ करना चाहता है। कि मोटिवेशन उसको क्या करेगा, सिर्फ शुरू करने में मदद करेगा, उसको सस्टेन करने में मदद कौन करेगा? 98% के आसपास लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, और उनमें से कई तो इतने पॉजिटिव मिलेंगे कि नहीं नहीं यही तरीका सही है। जबकि कोई ऐसी चीज़ बताओ जो आप अभी फ़िलहाल जेनजी से कहना चाहोगे, उनकी जो ग्रोथ है वो आज की डेट से 10x हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उनको बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज़, आज की टेक्नोलॉजी क्या पढ़ा रही है या स्कूलें क्या पढ़ा रही है? मैथ्स पढ़ा रही है, साइंस पढ़ा रही है, एआई पढ़ा रही है, कंप्यूटर पढ़ा रही है, सब कुछ पढ़ा रही है, लेकिन वेयर इज द संस्कार? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा क्या है, ये माइंडसेट का गेम है या मार्केटिंग ज़्यादा है? हम हिंदुस्तानी है ना, बड़े बोले बाले रह गए। कंसेप्ट हमारा है, बेच दिया किसी और ने, पैसा बहुत कमा लिया। अमेरिकन ने इसको बेचा बहुत है। 10-15 चीज़ें हो सकती है लोगों के साथ। क्या क्या हो सकता है? आई चैलेंज देम एवरीवन। अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 100 के साथ होगा ये मेरा। 100 के 100 आप इतनी बड़ी गारंटी ले रहे हो ऑन कैमरा? हाँ सर, मैं कैमरा से गारंटी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए, भाई अगर रोज रात में आप एक चीज़ सोचते हो कि मेरी सैलरी आती है पर आते ही उड़ जाती है, कुछ पता तक नहीं लगता कि कहाँ गई, मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ पर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहता हूँ पर मुझे क्लैरिटी नहीं है कि कैसे करूँ, और डर है कि कहीं फेल ना हो जाऊँ, पॉजिटिव थिंकिंग भी फेक जैसी लगती है, तो इस पॉडकास्ट में फ्रीज हो जाना। तो चलिए स्वागत करते हैं BSR सर का। BSR सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच तिवारी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके यार। आपकी भी सक्सेस स्टोरी के बारे में मैं जान रहा हूँ, तो आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सक्सेस की रियल डेफिनेशन क्या है? क्योंकि आज की डेट में ना एक तरफ हेल्थ है, एक तरफ वेल्थ है, कुछ लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए फेम इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ जाके आदमी रुके? क्या है एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? एक लाइन में अगर बताऊं तो सक्सेस की रियल डेफिनेशन है कि जो आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव करने की जो भी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी ना, उस प्राइस को पे करने का 1% भी जब मलाल नहीं है तो मतलब आप सक्सेसफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना चाहता है, उस प्रोसेस में उसको रातों को जागना पड़ रहा है, उसको मतलब ट्रैवल करना पड़ रहा है, फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। कोई पॉलिटिशियन बनना चाह रहा है तो बड़ा पॉलिटिशियन बनने के लिए मतलब बहुत घूम रहा है आदमी, दिन रात सड़कों पे है, गाड़ियों में सो रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी वो खुश है, तो ये सक्सेस है। कोई इंसान हो सकता है गार्डनर है और वो गार्डनिंग में ही उसको मज़ा आता है, और उसके चक्कर में, गार्डनिंग करने के चक्कर में हो सकता है वो दुनिया की सारी लग्जरी खो रहा है। वो शायद बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था, 1000 करोड़ कमा सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तो गार्डनिंग ही बहुत अच्छी लगती है। खुश है, मतलब वो गार्डनिंग कर रहा है लेकिन 1000 करोड़ को छोड़ रहा है, क्योंकि गार्डनिंग का शौक पूरा करने की ये बड़ी कीमत है। सो जो भी इंसान सक्सेस के लिए जो भी करना चाहे और जिसकी कीमत चुकाने के बाद उसको 1% भी मलाल ना हो, तो मतलब मुझे लगता है वो सक्सेसफुल है। लेकिन आज हज़ारों लोग अनसक्सेसफुल है क्योंकि वो कहते हैं यार मुझे तो परिवार के साथ हर त्यौहार मनाना है, हर सेलिब्रेशन करना है, ये करना है, लेकिन उसके चक्कर में कई बार बड़ी चीज़ें छूट जाती है। हर आदमी कहता है मुझे तो टीवी भी देखनी है, रिलैक्स लाइफ चाहिए, वो पहले रिलैक्सेशन की तरफ चला जाता है, फिर बड़ी लाइफ छूट जाती है, फिर वो हमेशा कहता है मेरी तो किस्मत ख़राब है, ये है, यानी वो सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो घर में रह के बीवी बच्चों के साथ समय बिता के रात को टीवी देख के भी अगर बहुत खुश है और वो कहता है यार भाड़ में जाए पूरी दुनिया, मुझे तो अपने मेरी यही दुनिया है और यही मेरे लिए सक्सेस है, तो फिर वो सक्सेस है। अमेजिंग। अच्छा, ये जो मोटिवेशन वाली चीज़ है कि आजकल बड़ा चल रहा है, मोटिवेशन भर भर के मिलता है इंटरनेट पे, आप True. देखो। हाँ, न्यू जनरेशन है, छोटी छोटी चीज़ें मोटिवेशन देती हैं, तो मोटिवेशन वाला जो ट्रैप है, इससे कैसे बाहर निकलें? मोटिवेशन ट्रैप तब बन जाता है जब आदमी मोटिवेशन के बेस पे ही सब कुछ करना चाहता है। देखिए,
मोटिवेशन क्या करता है, मैंने एक इंसान मेरे को मिलता है, बोलता है यार तू, मैं उसको बोलता हूँ कि तू क्या है, बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तेरे पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे, सुबह उठ और फटाक से लग जा काम पे और बड़ा कमिट कर, बड़ा सपना देख, बड़ा कर, वो आदमी कल से करेगा। लेकिन मोटिवेशन उसको क्या करेगा, सिर्फ शुरू करने में मदद करेगा, उसको सस्टेन करने में मदद कौन करेगा। सस्टेन करने के लिए या तो रिपीटेड मोटिवेशन चाहिए या फिर एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो अपने आप मोटिवेट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा यार, अब मैंने अलार्म लगाए, ये लगाया, वो लगाया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ। फिर मैंने कहा यार क्या करें, ये मोटिवेशन तो कहीं से आ गया कि जल्दी उठना चाहिए, रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब किताब पढ़ ली और बहुत सारी चीज़ें कर ली, मोटिवेशन तो बहुत आ गया, शुरू भी करने की कोशिश की, लेकिन अलार्म बजते हार जाते। तो क्या करें, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ा। क्या सिस्टम डेवलप करना पड़ा, मैंने ऐसी एक कम्युनिटी बना ली 45 लोगों की, जिनको मैंने खुद ही कह दिया, मैंने कहा ना तुम्हें कल से मैं एक 90 डेज का प्रोग्राम गिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा प्रीमियम प्रोग्राम लिया है, तो मैं तुम्हें 90 डेज का एक प्रोग्राम गिफ्ट कर रहा हूँ और उसमें मैं ये 15 चीज़ें सिखाऊंगा। कितने लोग सीखने को तैयार है, सबने कहा सर 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 हम सीखेंगे, क्योंकि उन्होंने उसी तरह की चीज़ें सीखने के लिए 50-50, 1-1 हज़ार, 1-1 लाख रुपए दिया था पहले। तो उन्होंने कहा सर हम सीखेंगे। मैंने कहा शर्त एक है, सुबह 4:45 पे आके जुड़ना पड़ेगा जूम पे, वो भी 90 डेज नॉन स्टॉप। तो बोले अरे, लेकिन फिर भी सब एक्साइटेड हो गए। फिर मैंने उनको जल्दी उठने के फ़ायदे बताए, ये बताए। अब मैं ज़िंदगी में कभी जल्दी नहीं उठा, मैंने उनको कन्विंस कर दिया जल्दी उठने के लिए। अब बताओ मेरे पास ऑप्शन है कि नहीं है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मुझे तो उठना ही उठना है। वो आए नहीं आए, मुझे 4:30 बजे उठ के 4:45 पे लाइव जाना था हर रोज़, वो भी 90 डेज तक। आज 7 साल से मैं सुबह 4:30 बजे उठ रहा हूँ। सो सी मोटिवेशन से मैं करना चाहता था, लेकिन एक दिन भी नहीं कर पाया हूँ शायद, या 1-2 दिन कर लिया होगा, लेकिन सिस्टम जब मैंने बना दिया तो 7 साल से हो गई वही चीज़। ऐसे ही वेट कर रहे हैं आपका। करेक्ट। ऐसे ही मैं कई बार मोटिवेटेड होके, नहीं यार कल से चाय नहीं पियेंगे, और मैंने 1000 बार चाय छोड़ने की कोशिश की होगी, सोच लिया अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन चाय नहीं पियेंगे, लेकिन कभी नहीं छोड़ पाया। लेकिन एक दिन स्टेज पे बैठा हुआ था, सामने 300 लोग थे, और वो 300 लोगों को मैं मोटिवेट कर रहा था, इंस्पायर कर रहा था कई चीज़ों को लेके कि तुम जो चाहो ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। उन्होंने कहा सर कैसे, मैंने कहा चलो मैं करके बताता हूँ। इसी मोमेंट से, आज से 5 साल हो गए उस चीज़ को, मैंने कहा इसी क्षण से मैं दूध वाली और शक्कर वाली चाय जो मैं दिन में करीब 10 कप पी जाता हूँ, और दूध वाली और शक्कर वाली कॉफ़ी मैं मर जाऊंगा लेकिन ज़िंदगी में कभी नहीं पीऊंगा। एंड यूं छोड़ दिया, और उसके बाद आज 5 साल हो गए। देखिए सिस्टम वर्क्स, क्योंकि आपने किस तरह से वो बात बोली, कितने लोगों के सामने बोली, किस जगह पे कमिट किया, किस तरह का समिट आपने किया, ये जब आपने सिस्टम बन गया ना, ये सिस्टम डजंट मीन कि कोई रेगुलर। लेकिन अब मुझे चाय का कप हाथ लगाते ही मुझे याद आता है साला मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इंस्पिरेशन हूँ, और मैंने लोगों को बोला है मर जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं लगाऊंगा। सच बोलूँ तो कभी कभी जब घूमने जाते हैं, और मैं स्पेशली एडवेंचर ट्रिप्स का शौकीन हूँ, तो कभी सर्दियों में पहाड़ों पे चले जाते हैं या ठंड में चले जाते हैं, तो वहाँ पे जब चाय उबल रही होती है ना सुबह सुबह, तो ऐसे बड़ा अभी भी मन करता है, लेकिन फिर सेंटेंस याद आ जाता, मर जाऊंगा लेकिन इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो कई लोग इसमें एक डिबेट भी करते हैं तिवारी साहब, लोग डिबेट करते हैं कि यार तुम मन मार रहे हो। हाँ, ये एक, हाँ सही बोले आप। जैसे ओशो भी कहते हैं कि भाई तुम कई चीज़ों का मन मार के कर रहे हो, तो फिर तो तुम्हारे मन से तो वो निकली नहीं। हाँ। मैं इसमें ये कहता हूँ कि भैया देखो, आज एक एथलीट जो वर्ल्ड क्लास चैंपियन बन रहा है, उसको मन मारना ही पड़ेगा ना भाई। विराट कोहली का मैंने पढ़ा 40 साल से या 35 साल से, जितने भी साल का वो है, बोलता है कि मैंने जब से होश संभाला मैंने मीठा नहीं खाया। बोले जब मैं क्रिकेट से संन्यास ले लूँगा ना तब मीठा खाऊंगा। अब मीठा खाने का वो भी तो मन मार रहा है, लेकिन अगर वो मन मार के वर्ल्ड चैंपियनशिप मिल रही है और इतना बड़ा नेम फेम, इतनी बड़ी इंस्पिरेशन आप बन रहे हो दुनिया के लिए, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस चलता है। सेक्रीफाइस और त्याग का ही सबसे बड़ा आई वुड से पूजा है। सेक्रीफाइस और त्याग की ही सबसे बड़ी पूजा है। तो अगर आप मन भी मार रहे हो तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि एक लेवल पे आपने मन मारा। साल में मेरी 2 बार इच्छा हुई चाय पीने की, लेकिन 365 दिन में से 363 दिन तो मेरी इच्छा ही हुई नहीं ना। और साल में 2 दिन हो गई तो कोई बात नहीं, इतनी सी देर की इच्छा को मैंने कंट्रोल भी करना सीख लिया। इससे विल पावर भी तो जनरेट हुआ। इससे कितना बड़ा विल पावर क्रिएट, एडिशनल एडवांटेज है, एडिशनल एडवांटेज है। अच्छा, उसके कारण कितना समय बचा। पहले चाय पीने के लिए दिन में 5-10 बार बैठते थे तो कितना समय जाता था, इतना समय बचा, इतना टाइम बचा, फालतू की कैलोरी आप शरीर में डाल रहे थे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं
ओशो हमेशा कहता है भैया तुम जिस चीज़ को दबाओगे वो ज़्यादा आएगी, और उन्होंने सेक्स के ऊपर बहुत बात की है कि भैया सेक्स को तुम दबाते हो, तुम्हारे सारे धर्म ग्रंथ तुम्हें उसे दबा। मैंने जो मेरा थोड़ा सा पढ़ा है इस चीज़ में, मैं हल्का सा, मैं ओशो जितना विद्वान तो नहीं हूँ, उन्होंने लाखों किताबें पढ़ी है हर चीज़ के बारे में, लेकिन मैं इस चीज़ में हमेशा हल्का सा ये कहता हूँ कि देखिए, अगर आप किसी चीज़ की तरफ जाओगे ही नहीं तो ऑटोमेटिकली वो इच्छा दमन होती जाएगी, अपने आप उसको उसकी याद ही नहीं आएगी। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के साथ मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था और मैंने उनको कहा, सर हमारी तो रोटी सब्जी दाल चावल यही खाने की इच्छा होती है, आप कहते हो फ्रूट खाओ जी, सैलड खाओ जी। बोले क्योंकि तुम्हारे आसपास सराउंडिंग में तुम्हें सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी पुआ पापड़ी यही सब दिखाई देता है तुम्हें। तुम्हारे सराउंडिंग में घर में तुम रखो तो सही टमाटर ही, तुम्हारी डाइनिंग टेबल पे दिन भर फ्रूट पड़े तो रहने दो, जब वो बार बार दिखेंगे तो धीरे धीरे तुम उनकी तरफ आ जाओगे, तुम्हें इन चीज़ों की इच्छा ही नहीं होगी। तो कहते हैं कि जो आदमी बहुत ज़्यादा एक अध्यात्म की तरफ चले जाता है, धीरे धीरे उसको भौतिक चीज़ों की अपने आप ही इच्छा नहीं होती। इस नॉट कि आपको ज़बरदस्ती दमन करना पड़ रहा है, दमन नहीं है वो, आप धीरे धीरे पैशनेट हो जाओगे दूसरे पाथ की तरफ। तो इसीलिए दमन नहीं करना है किसी भी चीज़ का फॉर श्योर कि मैं ज़बरदस्ती रोक रहा हूँ, लेकिन मुझे डेफिनेटली थोड़े दिन के लिए ज़बरदस्ती रोकना पड़ेगा किसी चीज़ को, ताकि मैं दूसरी तरफ एक इंटरेस्ट डेवलप कर सकूं, मैं सब्जियों की तरफ फलों की तरफ इंटरेस्ट डेवलप कर सकूं, और फिर देखो धीरे धीरे शायद नॉर्मल फूड ही नहीं लगेगा। जैसे आज मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूं जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, एंड ब्लैक कॉफ़ी इतनी कड़वी लगती थी मुझे, मैंने कहा कभी मुँह पर भी नहीं रख सकता था, लेकिन आज मैं नॉर्मल कॉफ़ी नहीं पी सकता, दूध वाली या शक्कर वाली, हो ही नहीं सकता। शक्कर वाली कॉफ़ी तो मैं जेब पे रखता हूँ, कभी गलती से भी एक दो बार किसी ने गलती से ब्लैक कॉफ़ी बना के दे दी शॉप पे और शुगर डाल के, एक सिप से ज़्यादा मैं ले ही नहीं पाया, पूरा मुंह ख़राब हो गया, ऐसा हुआ जैसे जैसे पहले कड़वी कॉफ़ी से होता था। तो आप सोचिए, दबाने की, इसको दबाना कहेंगे या इसको स्मार्टली ड्रिफ्ट करना कहेंगे? स्मार्टली आप दूसरे पाथ पे ड्रिफ्ट हो जाओ, पुराने पाथ पे जाओगे ही नहीं। एक 43 डेज रूल भी तो होता है कि आप 43 दिन में तो आपकी कोई भी आदत बदल ही जाती है, आप एक 43 दिन तक उसको देखिए अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं 21 दिन में आपकी कोई चीज़ आप 21 दिन करोगे तो आदत बन जाएगी, कोई 43 डेज कहता है, कोई 90 डेज कहता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा ये सच नहीं है, कोई भी आदत परमानेंट नहीं होगी। आज आपने सोचा, आज मैंने कहा मैं कड़वी कॉफ़ी पीने लग गया तो ये मेरी आदत हो गई, लेकिन कल को अगर मैं मीठी कॉफ़ी पीने लग जाऊंगा ना 4 दिन, तो वापस से वो भी आदत हो जाएगी। तो बेस्ट सिस्टम हमारे भगवान ने हमें ऐसा दे दिया है, हमारे शरीर और हमारे मन को, कि जो भी चीज़ हम करेंगे वो आदत बन जाएगी, चाहे अच्छी या बुरी। तो परमानेंट कुछ नहीं है, 90 डेज में आपकी एक आदत बनी, लेकिन आप किसी भी कारणवश अगर वो आदत छोड़ दोगे और उसकी रिवर्स आदत आपकी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने 90 दिन रोज़ एक्सरसाइज की तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा, मैं 91st डे भी करूँगा, लेकिन कोई बीमारी आ गई या कोई ट्रैवल आ गया या कोई ऐसे एंगेजमेंट आ गए कि अगले 20 25 50 दिन आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वापस से एक्सरसाइज के ट्रैक पे आना। सो आदत बनती है, आदत रिवर्स होती है। इट्स फॉल्स टू से कि सब कुछ परमानेंट हो जाएगा, नो। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना पॉजिटिव थिंकिंग के चक्कर में ना हम बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा हूँ और ख़ुद को धोखा दे रहा हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बट रियलिटी को हम साइड लाइन कर रहे हैं एक्चुअली में। कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं मैं पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा हूँ ना, आज से तो यही मैं बड़ा सही सोच रहा हूँ, एकदम सही डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, बट आप रियलिटी को साइड लाइन कर रहे हो। ट्रू। ये चक्कर से कैसे बाहर आएंगे? आप देखिए 98% से ज़्यादा लोग, ऐसा कोई रिसर्च तो नहीं है कि 98%, बट आप जनरली जितने भी लोगों से मिलोगे उनमें से आप देखोगे 98% के आसपास लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है और उनमें से कई तो इतने पॉजिटिव मिलेंगे कि नहीं नहीं यही तरीका सही है, जबकि उनके तरीके बहुत ही बेकार हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ पे है ना, एक ही क्वालिटी सबसे सर्वोपरि है जो रतन टाटा को रतन टाटा बनाती है, अब्दुल कलाम को अब्दुल कलाम बनाती है, गांधी जी को गांधी जी बनाती है। वो क्वालिटी है सेल्फ अवेयरनेस। ये जानना कि मैं कहाँ गलत हूँ, वहाँ पे मैं अपने आप को सही करूँ, और जहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पे मैं उस चीज़ को स्ट्रांगली फाइट करूँ और डटा रहूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद है, तो अगर स्वामी विवेकानंद को ये समझ आ गया कि हाँ अध्यात्म सब कुछ है, तो वो उसके लिए डट गए। चाहे अमेरिका में भी जाना पड़ा तो सेम वेशभूषा, सेम तरीके से रहना, लोगों ने मजाक बनाया, लोगों ने बंदर कहा, लोगों ने कपड़े खींचे, ट्रेन से उतारा, गालियाँ दी, सब कुछ किया, लेकिन ही वॉज स्ट्रांग। उनको पता था कि कौन सी चीज़ उनको होल्ड करके रखनी है। तो हर पावरफुल इंसान को इतनी सेल्फ अवेयरनेस होती है कि ये चीज़ तो सच ही है, इसको तो मेरे को होल्ड ही करना पड़ेगा।
और जो चीज़ सच नहीं है या जो चीज़ मेरे फॉल्स अजम्पशंस है, फॉल्स बिलीफ है, उनको मुझे शेड करने के लिए किसी गुरु की शरण में बिल्कुल नतमस्तक होकर बैठना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा। तो जो विद्वान आदमी होते हैं ना, उनके अंदर सीखने का अहंकार नहीं होता, वो हमेशा लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं, वो स्टूडेंट बने रहते हैं, और उन्हें सीखने के लिए किसी बच्चे से भी सीखना पड़े ना, वो हम्बल होकर सीख लेते हैं। लेकिन एक अहंकारी पुरुष क्या कहेगा, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। भाई यहीं पे तुम सबसे ज़्यादा गलत हो कि मैंने कह दिया ना, मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है। तुम्हारा एक्सपीरियंस इज ओनली रेलेवेंट टू योरसेल्फ, ठीक है, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। तो अल्टीमेटली हमें ये मानना है, मैं तो अध्यात्म में थोड़ा बहुत पढ़ने लगा हूँ पिछले कुछ सालों से, तो मुझे एक ही समझ में आता है, हर थॉट में जो सोच रहा हूँ ना वो इनकरेक्ट है। डोंट बिलीव अ थॉट विच यू थिंक। क्यों? क्योंकि हम जो थॉट सीख रहे हैं, थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं, हमें लगता है अरे यार ये तो बिल्कुल बेकार था, और बेटर थॉट है, और बेटर वर्जन है, और बेटर वर्जन है, और बेटर वर्जन है, एंड इवन यू गेट द बेस्ट वर्जन। डोंट इवन बिलीव दैट, क्योंकि जिसने भी बेस्ट वर्जन दिया उसने भी अपने बिलीफ, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ही दिया है ना, और वो भी उसका परसेप्शन है। कि अगर मैं आज भृगु ऋषि का कोई थॉट ले लूँ या स्वामी दयानंद सरस्वती का कोई थॉट ले लूँ, तो वो तो उनकी रियलिटी या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, बट मे बी एट द कॉन्शियस लेवल, मतलब कितने यूनिवर्स है, कितने पैरेलल अनंत चीज़ें हैं, शायद हाईएस्ट लेवल के कंपैरिजन में वो थॉट ना भी हो रिलेवेंट। सो नेवर बिलीव अ थॉट विच यू थिंक, नेवर बिलीव दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग, यू आर नॉट द डूअर। आज आप और मैं कैसे मिल गए, क्यों पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट कौन देख रहा है, और जो देख रहा है वही क्यों देख रहा है, और कोई आदमी पूरा क्यों देख रहा है, और कोई 3 मिनट में क्यों भाग जा रहा है, देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन टू ऑल दिस। करेक्ट, ठीक है। और आप और मेरा माइंड लिमिटेड है, हमारा परसेप्शन, कोई भी इंसान क्यों ना हो उसका माइंड लिमिटेड है, अनटिल अनलेस मे बी हम बहुत एनलाइटेंड ना हो गए हों। और मुझे नहीं पता कि एनलाइटेंड बीइंग का माइंड अनलिमिटेड हो भी जाता है या वो भी लिमिटेड होता है, यू डोंट नो। तो कहते हैं कि जो भी हो रहा है ना, इट्स अ ब्लेसिंग, इस ब्लेसिंग को एंजॉय करते जाएं, एंड जो हो रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, हर बार ये मानते हुए कि अभी बहुत सीखना है, बहुत करना है, बहुत बहुत दुनिया बाकी है। अच्छा, एक सर वो आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी जी जी। ज़्यादा क्या है ये, माइंडसेट का गेम है या मार्केटिंग ज़्यादा है? क्योंकि ज़्यादातर देखो आप ना माइंड बेचते रहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सच है? अमेरिकन्स ने इसको बेचा बहुत है, हम हिंदुस्तानी है ना बड़े बोले बाले रह गए। कंसेप्ट हमारा है, बेच दिया किसी और ने, पैसा बहुत कमा लिया। एंड आज बेस्ट पार्ट, बहुत लोगों को, क्योंकि उन्होंने मार्केट किया तो बहुत लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, जो कि शायद हज़ारों सालों से हमारी संस्कृति में ये प्रेजेंट होने के बाद भी हम लोगों ने इसको ध्यान से नहीं देखा। जैसे मैं तो इसको इस तरह से मानता हूँ कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो क्या सिखा रहे हैं, ग्रेटफुल रहो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और क्या सिखा रहे हैं कि भाई पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो, जो चाहते हो उसके ऊपर संकल्प करो, राइट। ये तो बरसों से, आप गीता पढ़ लो उसमें है, आप रामायण पढ़ लो उसमें, मतलब हर जगह पे संकल्प की ताकत बताई गई है। हम इच्छा शक्ति की बात करते हैं, यू नो, हमारे ऋषि मुनियों का, मतलब हमने माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखे, रामायण महाभारत वगैरह देखी, ऋषि मुनि श्राप दे रहे हैं, भैया संकल्प कर रहे हैं और बोल रहे हैं तेरा ये बुरा हो जाए, और वो हो जाता था। जब आप इतने सिद्ध हो जाते हो कि आप जो बोलते हो वो हो जाता है, आपने जो बोल दिया वो हो गया, तो आपको अपनी वो सिद्धियाँ अर्जित करनी है। सो कैसे सिद्धियाँ अर्जित करते हैं? जितने आप इन्फ्लुएंशियल होते जाओगे, जितने ज़्यादा आप किसी चीज़ पे फोकस करके अचीव करते जाओगे, उतनी ज़्यादा ये पावर बढ़ती जाएगी। इट्स लाइक मसल, जिम में गए, पहले 5 किलो उठाया, फिर 10 किलो उठाया, जितना उठाओगे फिर एक दिन हो सकता है 100 किलो के डंबल भी आप आराम से उठा लो, यू नेवर नो। और लोग उठाते हैं 500 किलो का वजन उठा लेते हैं लोग कई। तो कहते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये हमारा ओल्ड माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, माइथोलॉजिकल नहीं, हमारे शास्त्रों का कॉन्सेप्ट है, मैं कहूँगा। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस चीज़ का तुम संकल्प करोगे वो तुम्हें मिलेगा। क्योंकि क्या है, आज हमने इस पॉडकास्ट को करने की सोची, तो आज ये पॉडकास्ट हो रहा है ना, आपने सोची, मैंने सोची, किसी और ने हमें मिलवाया, लेस टाइम फ्रेम पे 1 या 2 दिन में हो गया। सोचा, काम हो गया। क्यों हो गया ये सोचा, काम हो गया? क्योंकि हमने एक थॉट तो डाला, सोचना तो पड़ेगा। एक थॉट या तो किसी ने दिया हमें थॉट, या हमने थॉट डाला। ठीक बात। उस थॉट को डाल के क्रियान्वित कितनी जल्दी हो गया, देखिए। किसी ने थॉट दिया और क्रियान्वित हो गया, मे बी लेस देन 24 आवर्स में, 24 घंटे या 48 घंटे में तो ये लाइफ में आ गया। और ऐसे ही सब कुछ हो रहा है। आज आपने एक 100 करोड़ की कंपनी बना रखी है, कैसे बना लिया आपने? हज़ारों लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ नहीं आ रहा। शायद आपका संकल्प शक्ति ज़्यादा पावरफुल था।
अब वो संकल्प शक्ति कैसे बनता है? आपकी आदतों से बनता है, आप क्या देख रहे हो उससे बनता है, आप क्या सुन रहे हो उससे बनता है, आपके पेरेंट्स की ऊर्जा से भी बनता है और आपके गुरुओं की ऊर्जा से भी बनता है, और आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उसकी ऊर्जा से भी बनता है। तो कहते हैं कि हर वक्त हम अपने संकल्प को मजबूत कर रहे हैं, जानबूझ के या अनजाने में। और संकल्प को ये नहीं पता कि संकल्प आप बुरा कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो। आज देखिए क्राइम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है क्राइम? सोचिए, अलग अलग तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, अलग अलग तरह के स्कैमर्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह की चीटिंग्स हो रही है। लोगों से क्यों हो रही है? अलग अलग तरह के मर्डर्स हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना? क्या रीज़न है? बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस हो रहे हैं, क्या रीज़न है? क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है ना पूरे वर्ल्ड की, अरे आजकल ये स्कैम आ रहा है, एक स्कैम का वीडियो आया पूरे वर्ल्ड में फैल गया, अरे नहीं नहीं इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो। एक हुआ, एक मर्डर हुआ, फटाक से न्यूज़पेपर्स ने सब जगह छाप दिया, ऐसा मर्डर, ऐसा ऐसा, ये ऐसा वो। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब यही हो रहा है प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम का, कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अब तो मुस्लिम सेफ नहीं है, मुस्लिम कह रहे हैं हम सेफ नहीं है, हिंदू कह रहे हैं हम सेफ नहीं है, अब दोनों को सेफ होने की लगी है। तो अब प्रोपेगेंडा मीडिया ने, पॉलिटिक्स ने इतना बड़ा कर दिया कि सबके माइंड में वो है। और ये क्राइम आपको आने वाले टाइम में जितने देखने को मिले हैं उससे 100 गुना 200 गुना ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का ध्यान ही उस पर है। ट्विटर पे ध्यान ही उस पर है। ट्विटर, फेसबुक, इनके पहले बताओ इतनी सारी चीज़ें थी क्या? और थी तो भी पता ही नहीं था, तो एक आम आदमी कभी सोचता ही नहीं था। और जब आम आदमी सोचता ही नहीं था तो वो ज़्यादा सुखी था, ज़्यादा प्रसन्न था। ओके, लेकिन अब मीडिया एजेंडा ने इसको इतना कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है, एआई भी आ रहा है, नई नई चीज़ें भी हो रही है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मिनटों में आविष्कार हो रहे हैं, सैटेलाइट्स बन रहे हैं, शायद इनके सिस्टम भी उतनी ही तेज़ी से बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कुछ लोगों का उधर ध्यान है, तो जो आदमी गलत सोच रहा है वो भी अच्छा भी पढ़ रहा है। अरे एआई से ये हो गया, ये ऐसा रोबोट बनेगा, ऐसी सैटेलाइट होगी, अब कोई क्राइम नहीं हो पाएगा, अब ऐसा मिसाइल बनेगा जिसमें आदमी नहीं मरेगा, अब सोल्जरलेस युद्ध होगा। तो लोगों को ये भी पॉजिटिविटी भी आ रही है। तो आप देखिए दोनों चीज़ें बढ़ रही है, आविष्कार भी बढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है तेज़ी से। अब होगा क्या? जब ये दोनों चीज़ें बढ़ रही है तो कोलिजन होना भी आवश्यक है। ये कोलिजन होगा, वापस से महाभारत होगा, वापस से कहीं ना कहीं राम रावण का युद्ध होगा, सत्य और असत्य, सत्य और असत्य में, और जो सत्य होगा वो जीतेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है सर? जहाँ ऊर्जा डाली वहाँ से रिजल्ट आया। बस हाथों में ऊर्जा डाली, हाथ पावरफुल हुए, पाँव में ऊर्जा डाली, पाँव पावरफुल है, पूरे बॉडी में ऊर्जा डाली, पूरी बॉडी, एंड फोकस करोगे और सब कुछ होने लगेगा। बस इतना ही है। तो मैं आपको एक दो एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ सारे ऑडियंस को। अगले 24 घंटे जस्ट फोकस करो कि मेरा पैसा मुझसे बहुत प्यार कर रहा है और मैं पैसे से बहुत प्यार कर रहा हूँ। तो मेरा एक फेवरेट अफर्मेशन है, आई लव मनी, मनी लव्स मी, टुगेदर वी आर ऑन द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मैं पैसे से प्यार करता हूँ, पैसा मुझसे प्यार करता है, और टुगेदर हम लोग प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। एंड जस्ट अगले 24 आवर्स थैंक मनी। 10-15 चीज़ें हो सकती है लोगों के साथ। क्या क्या हो सकता है? हो सकता है उनका कोई खर्चा होने वाला है, वो बच गया। हो सकता है जितना खर्चा होने वाला है उससे कम में कोई अनएक्सपेक्टेड डिस्काउंट मिल गया। हो सकता है कोई पुराना पैसा किसी का पास पेंडिंग था, वो दे नहीं रहा था, लौटा के चला जाए। हो सकता है कोई और अपॉर्चुनिटी जो पिछले कई सालों से पेंडिंग थी या महीनों से पेंडिंग थी वो मटीरियलाइज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी मटीरियलाइज हुई उसमें थोड़ा सा कुछ बढ़ के मिल जाए। ऐसा हो सकता है कुछ नया 3 या 4 या 5 आइडिया आ जाए जो कई सालों से आप स्ट्रगल कर रहे थे कि नया आइडिया ही नहीं हो रहे थे। और या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाने वाले अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए। आई गिव यू अ चैलेंज, 24 आवर्स डू दिस। पैसे को पकड़ो, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। बचपन से पैसा आया, बचपन से कपड़े आए, बचपन से साला रोज आदमी एक मिडिल क्लास रोता रहता है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो पैसा कहता है यार बचपन से, और पैसा कहता है बचपन से तुझे खाना दिया, सब कुछ दिया, कपड़े दिए, सब मेरे कारण आया, और फिर भी तू मेरे को गाली दे रहा है। तो 24 आवर्स जस्ट पैसे को प्यार दो। 24 आवर्स के लिए पैसे से आने वाली हर चीज़ को प्यार दो। थैंक यू इन कपड़ों के लिए, थैंक यू इनके लिए, थैंक यू, ग्रेटफुल। पैसे को बोलो आई लव मनी, थैंक यू सो मच। 24 आवर्स में मिरेकल ना हो जाए ना आपके ऑडियंसेस के साथ और सभी के साथ जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई चैलेंज देम, एवरीवन। अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 100 के साथ होगा ये मिरेकल। अच्छा, दिस इज पॉसिबल? मतलब 100 के 100 आप इतनी बड़ी गारंटी ले रहे हो ऑन कैमरा? हाँ सर, मैं कैमरा से गारंटी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए होता क्या है, आप कहीं पे भी एनर्जी डालोगे तो उसका कोई तो परिणाम निकलेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ 24 आवर्स में चमत्कार होगा। मैंने तो YouTube पे वीडियो बनाया हुआ है और YouTube के उस वीडियो के नीचे आप अगर कमेंट देखोगे तो ऐसे हजारों कमेंट है, सर ये तो वर्क करता है। डेफिनेटली मैं कह दूंगा कि हो सकता है 1% लोग कहें नहीं सर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं चैलेंज करता हूँ उनके साथ भी हुआ है।
वो नोटिस नहीं कर पा रहे Realize क्योंकि नहीं उनकी किया उन्होंने। उनकी वो थॉट ही नहीं है। उन्होंने हो सकता है 24 घंटे में कुछ ऐसा पढ़ा जो पिछले 2 साल में कभी नहीं पढ़ा हो, जो पैसा बनाने से रिलेटेड हो। ओह अच्छा, उस डायरेक्शन से आया, लेकिन आया। करेक्ट, किसी ना किसी तरह से आएगा। पैसे से रिलेटेड या पैसे को फ्यूचर में मल्टीप्लाई करने से रिलेटेड चीजें आपके साथ 24 घंटे में मिरेकल होगा, 100 आउट ऑफ 100% गारंटीड। ओके, और हम समझ नहीं पाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे कर रहा है। करेक्ट। वाह, अमेजिंग। अच्छा, मेरे जीवन में बहुत सारा कर्जा है, घर में लोग बीमार हैं, सब थोड़ी रिवर्स सिचुएशन चल रही है जी। तो अभी क्या मेरे पॉजिटिव रहने से सारी चीज़ें बदल जाती हैं? आपके अचानक नेगेटिव रहने से कोई सारी चीजें बदलेगी? नहीं बदलेगी, है ना? तो चिंता करने से भी नहीं बदलने तो वाली पॉजिटिव रहने से बदलेगी। कैसे बदलती है, मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। 2010 या 11 की, हाँ 10 की बात है। मेरे फादर, कुछ पता नहीं क्या हुआ उनको कि भूख बंद हो गई। अच्छा, खाना पीना कुछ नहीं लग रहा है। वेट करीब 30-40 किलो कम हो गया, बिल्कुल सूख के पतले हो गए। कई डॉक्टरों को दिखा लिया, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, 6 महीने में कोई दवाई असर नहीं की। एंड अब मेरे फादर इधर बीमार, इधर दीदी की शादी नहीं हो रही थी शायद, और कई सारे लफड़े झगड़े चल रहे थे। मैं अपने टीचर के पास गया और उनका एक सेशन चल रहा था, तो मैंने कहा सर मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो पॉजिटिव रहो, सारी रिजल्ट आएंगे। ऐसे में कैसे रहें? मैं पुणे रहता था, मेरे फादर किशनगढ़ हमारा होम टाउन में रहते थे। तो उन्होंने कहा भूपेंद्र एक बात बता, चिंता करके तू क्या कर रहा है? बोले देख 2 सिचुएशन देता हूँ, तू तेरे फादर को रोज बात करता है या घर पे बात करता है? मैंने कहा हाँ। अब तू चिंतित है और तू तेरे घर पे बात कर रहा है, क्या तेरी वाइब्रेशन उन तक पहुँच रही है? बोले हाँ। अब वो ऑलरेडी बीमार हैं और तेरी चिंता और है, तो वो और ज़्यादा बीमार होंगे या कम बीमार होंगे? और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। नहीं भी हुए तो इम्प्रूव होने में टाइम लग सकता है, हाँ। लेकिन एक बात सोच, इसी मोमेंट में एक ऐसा रोल प्ले करते हैं तू और मैं, जिससे कि मतलब सब कुछ चेंज हो जाए। तो उन्होंने मुझे कहा चल एक काम कर, पूरा बॉडी चेंज करके बैठ और मुझे बता 2 महीने बाद अपन मिल रहे हैं और ऐसे बता जैसे कि तेरे फादर ठीक हो गए, मिरेकल हो गया, ये हो गया। तो मैंने यही किया। सर मिरेकल हो गया सर, 2 महीने पहले आप और हम मिले थे, उस समय पापा बीमार थे, मैं लोन में था, प्रॉब्लम चल रही थी, नेगेटिविटी चल रही थी, लेकिन सर 2 महीने में मिरेकल हो गया, पापा ठीक हो गए, पता नहीं सब कुछ मैजिकल हो गया सर। और तो मेरी शादी भी होने वाली है और मेरी एंगेजमेंट भी होने वाली है और बहुत कुछ बदल गया था। हमने ऐसा कॉन्वर्सेशन किया 10 मिनट तक। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा तू 10 मिनट पहले मायूस था, अभी कैसा है? मैंने कहा अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बोले अभी तू एक्साइटेड है, अभी पापा को फ़ोन करेगा तो उनको कैसी एनर्जी फील होगी? एक्साइटमेंट वाली। भले वो एक्साइटेड होके ठीक हो या ना हो, लेकिन उससे एटलीस्ट 2 घर में 2 नेगेटिव की जगह 1 ही नेगेटिव हुआ तो दूसरा आदमी कुछ संभाल तो सकता है। हाँ, तू ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। हाँ, तेरी एनर्जी अच्छी। मेरे को बात समझ में आ गई सर। मैंने तो उस दिन के बाद ना इतना पॉजिटिव होके, मतलब मैं मायूस भी होता ना तो अपनी बॉडी को पंप करके और अपने पापा को फिर फ़ोन करता, हेलो पापा कैसे हो, और ये वो। अब पूरे घर परिवार में मैं तो ऐसे ही बातें करता, आप मानोगे नहीं। अचानक से पापा का एक दिन फ़ोन आता है, अरे इस वाले डॉक्टर की दवाई सूट कर गई और अब तो मेरे को भूख लगने लगी है और ये सब होने लगा है। बहन के लिए रिश्ता आ गया और वो बहन की शादी हो गई फटाफट 2-3 महीने के अंदर ही। और ये जिया है आपने? एंड जिया है मैंने। और ये मैंने जिया नहीं, मैंने कई अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ किया है सर। अभी 3 दिन पहले की बात है, हम लोग ऑनलाइन सेशन ले रहे थे और हमारी एक पार्टिसिपेंट है गोवा से, प्रिया, उनके हस्बैंड काफ़ी क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहे हैं, मतलब कोई कैंसर 3rd स्टेज वगैरह है और हॉस्पिटलाइज है। एंड शी वॉज ऑन अ कॉल विद अस एंड वो रो रही थी काफ़ी, सर कुछ बचा लो, मेरे सुहाग को बचा लो एंड ऑल दोस थिंग्स। मैंने प्रिया को कहा, मैंने कहा देखो प्रिया, इसी मोमेंट चाहती क्या हो कि हस्बैंड एक्टिव हो जाएं, खड़े हो जाएं, होंगे नहीं होंगे वो भगवान के ऊपर है ना, आप और मैं उसमें। तो 3 तरह के काम होते हैं, मेरा काम, आपका काम, भगवान का काम। मैंने कहा प्रिया मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो, भगवान को अपना काम करने दो, ठीक है? तुम्हारा काम तुम्हारे पति की मिजरी बढ़ाना है या उसकी मिजरी कम करना है? बोले मिजरी को कम करना। बोले सर लोन भी बहुत हो रहा है, हस्बैंड भी बीमार हो रहे हैं, वो अकेले अर्निंग मेंबर थे। मैंने कहा सब ठीक है। मैंने कहा एक काम करते हैं, मिरेकल को एनर्जी देते हैं। मिरेकल होते हैं कि नहीं होते? बोले हाँ होते तो हैं। तुम्हारे साथ हुए हैं? हाँ सर मेरे साथ ये 3 मिरेकल हुए हैं। मैंने कहा एक काम करते हैं, हमें नहीं पता कि आपके फ्यूचर क्या होगा, लेकिन एक काम करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग से तो ये पॉडकास्ट हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे ना। तो मैंने कहा हमारी अंडरस्टैंडिंग से तो हम अपने हस्बैंड के साथ मिरेकल्स एक्सपेक्ट करेंगे, कर सकते हैं। मैंने कहा लेट्स इमेजिन कि आपके हस्बैंड ठीक हो गए एंड 500-600 लोग हम लोग कनेक्टेड थे और प्रिया ने बताना शुरू किया। 5 मिनट पहले जो लड़की रो रही थी, 5 मिनट बाद वो हंस रही थी।
5 मिनट बाद उसकी एनर्जी अप थी। मैंने कहा प्रिया मुझे नहीं पता हस्बैंड ठीक हुए कि नहीं हुए, लेकिन 5 मिनट में देखो तुम्हारे पास एक चॉइस थी तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट करने की। डिड यू डू इट? नाउ इसी एक्साइटमेंट से अपने हस्बैंड की सेवा करो। ठीक हो नहीं हो ये तो परमात्मा की इच्छा होगी, लेकिन एक बात फॉर श्योर है, तुम अपने ऊपर जिंदगी भर गर्व करोगे कि तुमने इस डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे जिया। ओके। एंड क्या पता मिराकल भी हो जाए। तो रो के फेस करो या हंस के फेस करो, फेस तो तुम्हें ही करनी है, तुम्हारी करना है। हाँ, ठीक मेरे साथ इतना बड़ा मिराकल हुआ सर। तो लोगों के पास लोन है, चैलेंजेस हैं, तकलीफें हैं, सब कुछ है, मान लिया, लेकिन रो के क्यों फेस कर रहे हो यार? फेस तो तुम्हें ही करना है, हंस के फेस करो ना। वो कहते हैं ना, न मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। वाह, ऑलराइट, कितना प्यारा गाना है ना। तो कहते हैं 2 ही चीज़ें आपके मुंह पे हमेशा होनी चाहिए, एक शुक्राना और दूसरा मुस्कुराना। शुक्राना करो, मुस्कुराते रहो, भगवान का धन्यवाद करो जी। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ बताओ जो आप अभी फ़िलहाल जेनजी से कहना चाहोगे और उसको करने से उनकी जो ग्रोथ है वो आज की डेट से 10x हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उनको बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज़, हम सभी ने हमेशा क्या सोचा, जब हम छोटे थे तब हम सोचते थे बड़े लोग ऐसे ही फालतू की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना तब हम लगता है यार सारी की सारी बातें जो पापा वगैरह कर रहे थे ना वो रेलेवेंट है। तो जेन जी से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों को डिनाई ना करो। आप जेन जी हो, आपको कंप्यूटर AI सब आता है, लेकिन आपको वो नहीं आता जो आपके पापा को आता है, आपको वो नहीं आता जो आपके दादाजी को आता है, आपको वो नहीं आता जो आपकी मम्मी को आता है। आप उनकी सुनो और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी से दूर हो जाओ, पहले रिलेशनशिप्स के पास चले जाओ। रिलेशनशिप डजंट मीन बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप मीन्स योर फादर मदर, दादा दादी, कजन्स। टेक्नोलॉजी बाद में, ह्यूमन टेक्नोलॉजी एंड रिलेशनशिप पहले। ये मेरा हर जेनजी को ये है, क्योंकि देखिए जब बुरा वक्त आता है ना, टेक्नोलॉजी गले नहीं लगा पाएगी। सही बात है, और ये चेंज हो जाएगी। हाँ, आपके दादा दादी ही गले लगाएंगे, ये नहीं चेंज होंगे। हाँ, दादा दादी के पास जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बुज़ुर्गों का जो आशीर्वाद है, मुझे लगता है आपकी और मेरी जनरेशन कितनी धन्य है। हम लोग है ना, दादा दादी नाना नानी के पास हम गर्मी की छुट्टियों में जाते थे, खेलते थे, उनकी गोद में रहते थे, रात को कहानियाँ सुनते थे, छोटे थे तब। आज जेनजी को शायद वो टाइम नहीं है, क्योंकि दादा दादी भी शायद फ़ोन में घुसे हुए हैं और जेनजी भी फ़ोन में घुसी हुई है। दादा दादी कहते हैं ये लोग बिज़ी रहते हैं तो हम क्या करें, और ये कहते हैं दादा दादी बिज़ी रहते हैं तो हम क्या करें। और थोड़ा सा बड़ा हुआ एक बच्चा 10 साल का, फिर तो उसके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता। तो दूसरी एडवाइस मैं जेनजी से भी ज़्यादा उनके पेरेंट्स को देना चाहूँगा, बच्चों को ना दादा दादी से, नाना नानी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करो, क्योंकि आज आप माता पिता के पास टाइम नहीं होगा बच्चे के लिए, क्योंकि उनको कमाने की टेंशन है। दादा दादी नाना नानी इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि वही संस्कार दे पाएंगे। और प्रॉब्लम ये है, सब अलग अलग जगह रह रहे हैं, कोई मेट्रो में जा रहा है, ये दादा दादी से और कनेक्ट नहीं कर सकते, तो 1 घंटा फ़ोन पे बात करवाओ। स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बनाओ घर में, पूजा पाठ का एनवायरनमेंट बनाओ, रिलीजियस एनवायरनमेंट बनाओ, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बनाओ। तो जेनजी और उनके पेरेंट्स को ये बहुत बड़ी एडवाइस है मेरी तरफ से, क्योंकि उसके बिना ना, जब आपके बच्चे की लाइफ में कभी बुरा वक्त आएगा ना, कभी कोई और नहीं संभाल पाएगा उसको, आपके संस्कार ही संभालेंगे। तो जो मॉरल्स हैं एक्चुअली में, रूट मॉरल्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कार से ज़्यादा संस्कार इम्पोर्टेंट है। That's how reverse is going on right now. अभी तो ये रिवर्स चल रहा है, संस्कार अपनी तरफ, कार जरूरी बोले है। संस्कार का क्या करना है, हमें तो बस जल्दी जल्दी पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। और उसके बाद क्या हो रहा है, बूढ़े होते हैं माँ बाप सोचते हैं हमारी औलाद पढ़ेगी बढ़ेगी आगे बढ़ेगी, फिर हम बहुत बुढ़ापे में आराम से रहेंगे, और बुढ़ापे में वो औलाद कहती है निकलो वृद्धाश्रम में जाओ। औलाद चली जाती है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं और, या बॉम्बे, दिल्ली, और पेरेंट्स बेचारे अकेले पड़े रहते हैं उस घर में, कोई संभालने में नहीं आता। आते हैं तो भी पेरेंट्स बेचारे ओल्ड एज में भी इतना केयर करते हैं अपने बच्चों की, अरे हमारा अब लाडला आया है हमारा, और बच्चे को पेरेंट्स की कोई परवाह नहीं है। वो 5 मिनट भी उनके बाद नहीं बैठता, इधर उधर जाके अपना पूरा टाइम 3 दिन आता है चला जाता है, पोते पोती भी ज़्यादा नहीं करते। तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम जो हमारा सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम था ना, वो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था। तो ऑब्वियसली वहाँ क्या क्या सिखाया जाता था, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सिखाया जाता था, वैदिक और आध्यात्मिक चीज़ों की प्रैक्टिसेस करवाई जाती थी, शस्त्रों की भी और शास्त्रों की भी प्रैक्टिस करवाई जाती थी, रिश्तों की भी ट्रेनिंग दी जाती थी, संस्कार भी दिए जाते थे।
एंड साथ में विज्ञान भी पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता था। आज की टेक्नोलॉजी क्या पढ़ा रही है या स्कूलें क्या पढ़ा रही है? मैथ्स पढ़ा रही है, साइंस पढ़ा रही है, एआई पढ़ा रही है, कंप्यूटर पढ़ा रही है, सब कुछ पढ़ा रही है, लेकिन वेयर इज़ द संस्कार? कहाँ परिवार के बारे में बात हो रही है? और कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई भी एजुकेशन सिस्टम। आप बताइए, आप बिजनेस कर रहे हैं इतने समय से, आपने जो कई सारी चीज़ें पढ़ी वो कहाँ रेलेवेंट है? आप जब सेल्स करने जा रहे हो उनमें से 90% चीज़ें रेलेवेंट नहीं है। क्या चीज़ें रेलेवेंट है? वो बेसिक चीज़ें कि बड़ों का सम्मान करो, प्रेम से रहो, स्माइल करके बात करो, अप्रिशिएट करो, यही तो वैलिड है। ये स्कूल पढ़ा ही नहीं रहा है, कॉमन सेंस पढ़ा ही नहीं रहा है स्कूल। मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज तो बहुत सारे रटवा दिए, लेकिन बिजनेस करने जब आप निकलते हो तो बिजनेस में टफ टाइम को कैसे फेस करना है कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। ठीक है, करेक्ट। आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग की कई सारी स्ट्रैटेजीज बढ़ा दे रहे हो, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग में ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा काम आती है। वो पढ़ा भी रहे हो तो थ्योरेटिकली पढ़ा रहे हो, उसको प्रैक्टिकली कहाँ करवा रहे हो? वो गुरुकुल में करवाते थे। कहीं ना कहीं आप सही बोल रहे हो, क्योंकि वो मॉरल, एक तो मॉरल साइंस का हमारा एक अलग वो होता था कि आपको मॉरल पढ़ाते थे कि मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं आपकी, ये सब चीज़ें। दूसरा, आज के इकोसिस्टम में बच्चों को फेलियर का वो फेस करना नहीं आता है। जरा सी फेलियर और आप डिमोटिवेट हो गए, आप गए या तो सुसाइड कर लिया। बच्चे जरा से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। करेक्ट। अपने टाइम में ये नहीं होता था, आप फेल हुए आपको वो पीछे से 2 और लगाते थे उल्टा और उसके बाद आपसे कहते थे दोबारा कर इसको। और आज क्या बोला जाता है? अरे नहीं, बच्चों को मारना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए बच्चों को? लीगल राइट्स आ जाते हैं, है ना? नहीं, बच्चों को मार के कैसे समझा सकते हो? मैं समझ सकता हूँ कि है ना, बड़ा आजकल क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली है, मेरा भी एक ही बेटा है, अब कभी कभी है ना दिल भी पसीज जाता है, यार इसको मारेंगे वो, ठीक है। लेकिन मैंने मेरे बेटे को एक ही चीज़ कही है, बेटा देखो, बदतमीजी होगी कहीं पे, कुछ बहुत ही गलत हुआ तो मार भी पड़ सकती है। एंड मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैंने आज तक 3 या 4 बार बच्चे को चांटा मारा है, लेकिन हर बार चांटा मारने के बाद उसको समझाया भी है, बेटा देखो कभी भी ज़िंदगी में मैं आपको मारूंगा नहीं, लेकिन हाँ वो 3-4 जो मौके थे वो ऐसे मौके थे जो बदतमीजी थी, और वो वापस रिपीट नहीं हो सकते। ठीक, वो नहीं रिपीट हो सकते। शायद हो सकता है मुझे भी उस समय और समझाने का कोई और तरीका नहीं मिला हो, और बेटर तरीके भी हो सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है, जो आजकल के पेरेंट्स का परसेप्शन है ना कि मारा तो बच्चा अगेंस्ट ही जाएगा, ये परसेप्शन गलत है। एक पेरेंट को इतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि वो अपने बच्चे से दोस्ती भी रख सके एंड डिस्टेंस भी रख सके। और एक बहुत बड़ा गेम प्लान क्या है कि बच्चों का दोस्त बन के रहना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन दोस्त बनने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि दोस्त बच्चों को ऑलरेडी बहुत मिल रहे हैं। पापा एक ही है, वही है, सही बात, मम्मी एक ही है, तो पापा मम्मी ही बनो। पापा मम्मी अंडरस्टैंडिंग पापा मम्मी बनो, फ्रेंडली पापा मम्मी बनो, फ्रेंड्स पापा मम्मी नहीं बनो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक और चीज़ है, जैसे अभी हम जेनजी पे ही बात कर रहे थे ना, तो जेनजी आजकल का बड़ा फास्ट है, इनको ना हर चीज़ जल्दी करनी है। अब आपको, अभी आपने काम कम किया है कॉर्पोरेट में, आपने स्टार्ट किया है 1 साल 2 साल 3 साल हुए, एंड यू गो एंड क्विकली स्टार्ट बिजनेस। हमारे टाइम में क्या होता था, आप एक्सपीरियंस लेते हो, मल्टीपल फंक्शन सीखते हो, तो आपको पता रहता है। तो ये जल्दबाजी जो है, दैट लीड टू फेलियर। किस पैरामीटर पे बंदा डिसाइड करे कि अब उसको जाके स्टार्ट करना चाहिए या अभी और रुको, एक्सपीरियंस लो? देखिए, मैं लोगों को बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, और उसमें एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बताता हूँ, वो बताता हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस किसी भी व्यक्ति ने 10 साल में लिए, वो एक्सपीरियंस अच्छे और बुरे दोनों तरह के आप कम से कम समय में ले लो, 1 साल में ले लो। तो जो जेनजी कर रही है ना, जब बात करते हैं बिजनेस की, तो वो कोई गलत नहीं कर रही है, ऑलराइट। जब वो जल्दी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, फिर जल्दी गलत डिसीजन ले रहे हैं, फिर जल्दी फेल हो रहे हैं, तो कहते हैं कि फेल फास्ट। ओके, फेल फास्ट, क्योंकि जो फेलियर मैं बिजनेस 30 की उम्र में शुरू करके 31 में आया, वो आदमी को आज 14 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में अगर आ रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड, ऑलराइट। इतना सा कॉशियस रहें कि किसी से थोड़ा कोचिंग लेके फिर आगे बढ़ें। बट ये डिस्ट्रक्टिव कहाँ है? जो बहुत जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में जो फैटल मिस्टेक्स है ना, वो बहुत बड़ी है। जैसे कि क्विक मनी मेकिंग स्कैम्स। ओके, क्रिप्टो करेंसी में आ जाओ जी भैया, रातों रात अमीर हो जाओगे। भाई हम तो झक मार रहे हैं यहाँ 20-20 साल से, फिर है ना भाई, तुम शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो जी, रातों रात अमीर बन जाओगे। 1% लोग हो भी सकते हैं, 99% लोग ऐसे गिरेंगे कि कभी उठ नहीं पाएंगे। तो मैं जेनजी को कहूँगा, बिजनेस बनाओ, बिजनेस स्कैम्स की तरफ मत जाओ। ठीक है,
तो रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम में मत जाओ। 16 की उम्र में एक्सपेरिमेंट करो, 17 में फेल हो जाओ, लाख रुपए 2 लाख रुपए उड़ा दो, कोई बात नहीं। 17 में फिर बिजनेस स्टार्ट करो, 19 में फेल हो जाओ, 19 में फिर बिजनेस स्टार्ट करो, 20 में फेल हो जाओगे, 25 तक तो तुम 100 करोड़ का बिजनेस बना चुके होंगे। बहुत बढ़िया। एंड कई लोग 24-25 में बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं आजकल। तो जल्दी बिजनेस करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पढ़ के करो, लर्निंग बाय करो। डूइंग। हाँ, ओके। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है, जो एक्सपीरियंस से चीज़ आती है ना, वो कभी भी जल्दी जल्दी करके नहीं आती। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति, आप जैसा व्यक्ति जिसने 15 साल नौकरी करके फिर अपना बिजनेस बिल्ड किया, उस व्यक्ति के अंदर जो मैच्योरिटी है वो उस बंदे के अंदर नहीं होगी। तो आपने आज 100 करोड़ का बिजनेस बिल्ड किया है और कोई यंगस्टर आज 16 साल की उम्र में करके 25 साल की उम्र में 100 करोड़ कर लेता है, उसके अंदर शायद वो हम्बलनेस, वो ह्यूमैनिटी, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीम मेंबर, वो नहीं होगा। उसके अंदर जल्दी ईगो आ सकता है, एरोगेंस आ सकती है। जेन जी को इतना ही समझना होगा कि ये ईगो एंड एरोगेंस को थोड़ा सा साइड में रखें, जल्दी काम करो, जल्दी बिल्ड करो, लेकिन साथ में आध्यात्मिक टच सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा रखते हुए करो। सर बिज़नेस की हम बात कर ही रहे हैं और आप एक स्टार्टअप कोच भी हो, तो एक सर ऐसा कुछ बताओ हमारे व्यूअर्स को कि कुछ ऐसे बिजनेसेस, 3 मान लेते हैं, जिसको वो अभी शुरू करेंगे तो 1 लाख रुपए महीना तो वो बना ही लेंगे एनी हाउ ईजिली। कितने समय में? 1 अच्छा। लाख रुपए महीना कितने समय में? 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में? जैसे वो एनी कोई भी काम शुरू करता है तो वो ये सोच के चलता है कि मैं इसको 6 महीने या साल भर तो करूँगा। हम एक साल भर की टाइम लाइन लेके चलते हैं। चलिए, आज मैं कहता हूँ कई सारे डिजिटल और एआई से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप शुरू कर लो, 1 लाख रुपया बहुत ईजी है। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं कल परसों किसी के साथ बैठा हुआ था एंड ऐसे ही एक चर्चा चली कोई बिजनेस को लेके। मैंने कहा इस बिजनेस को करने के लिए ना इस तरह का एक सॉफ्टवेयर पूरा चाहिए होगा और ये सॉफ्टवेयर बहुत बना बनाया कोई मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। वो व्यक्ति एआई में मास्टर थे, उन्होंने claude.ai खोला, CLAUD.ai, सारी कमांड्स डाली, 5 मिनट के अंदर तो सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया। और उसमें 3-4 और प्रॉम्प्ट डाले क्योंकि जो जो कमियां थी वो डाले, मतलब 15 मिनट के अंदर पूरा फुल फ्लेजेड सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। उस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ भी कर सकते हो इनफैक्ट, हालांकि बहुत बड़े डेटा के लिए नहीं, उसके लिए तो फिर आपको एप्लीकेशन ही बनवानी पड़ेगी। तो अगर मान लो मैं एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हूँ और मुझे किसी भी बिजनेसमैन को पकड़ना है जो शॉप चला रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है, दुकान चला रहा है, स्कूल चला रहा है, और उसको मैं बोलूँ भैया मैं तेरे को एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दूंगा जो तेरा सारा काम मिनटों में कर देगा और मैं सिर्फ लाख रुपया चार्ज करूंगा उसका। वो आदमी कहेगा क्या बात है इतना, और उसको मैं दिखा दूंगी तेरे 20 लोगों की सैलरी बचेगी, ये बचेगा, वो बचेगा, तेरा 5 लाख या 10 लाख रुपये महीना बचेगा। और वो आदमी कहेगा कैसे? 90% लोगों को एआई कहाँ पता, 90 क्या 98%, 99% लोगों को एआई अभी पता नहीं है। जाके ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करके दो, आप कल से क्या 2-3 महीने के अंदर आप कर लोगे। तो मैं कहता हूँ एआई से रिलेटेड कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे आप लाख रुपए महीना इजीली कमा सकते हो। ट्रेनर एंड कोच बनना, जैसे कि आप मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेसेस करते हो, मार्केटिंग पढ़ाओ भी लोगों को, इट शुड बी योर सेकंड बिजनेस। क्यों? क्योंकि भगवान ना करे हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है हमें नहीं पता। आज अगर इस दुनिया में रहते रहते जो आपने सीखा है आपके बिजनेसेस बिल्ड करते समय, वो तो आपकी यूनिक नॉलेज है ना, उसको दुनिया तक पहुंचाओ। लाख रुपया क्या, हजारों लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बन सकता है। ओके, मान लो एक नया व्यक्ति है, उसने कभी ये सीखा भी नहीं मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा, पढ़े, सीखे, समझे, 1 साल एक्सपेरिमेंट करे, 1 साल के बाद इजीली बहुत अच्छे से स्केल करके वो बना सकता है। तीसरा, ऑनलाइन व्लॉगिंग या डिजिटल मार्केटिंग बहुत तगड़ा बिजनेस है। आज हर आदमी को पॉडकास्ट चाहिए, स्टूडियोज़ चाहिए, एडिटिंग चाहिए, फ़ोटोशूट्स चाहिए, उनका SEO चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। दिस कैन बी अनदर ग्रेट बिजनेस। चलिए अब चलते हैं कुछ ट्रेडिशनल बिजनेसेस की तरह, जैसे ट्रैवल सर्विसेज हो गई। अब ट्रैवल क्या बढ़ रही है या कम हो रही है? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारा कंपटीशन भी बढ़ रहा है। कंपटीशन ज़ीरो है अगर आप एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रैवल करवाओ तो। अभी ट्रैवल एजेंसी के पास जाते हो, दुबई जाना है भाई साहब, हाँ कितने जने जा रहे हो? 10 जने जा रहे हो, पासपोर्ट भेज दो, वीज़ा भेज दो, कौन सी होटल में रहना है, इस तरह की होटल से ऑप्शन दे दिए, हो गया, करके दे देंगे बस। गुड। मैं कहता हूँ वो मत करो, वो तो हज़ारों लोग है करने के लिए। एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज की वैल्यू है। लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं, एक रात का 25,000 रुपये देते हैं, है ना। एक नॉर्मल होटल ओयो रूम में जाते हैं, एक रात का 1500 रुपये भी नहीं देना चाहते। भाई सोने के बाद तो कमरा एक तरह का, लेकिन वहाँ क्या एक्सपीरियंस अलग है। कम
वो चादर जो है ना बड़ा स्मूथ है, रूम थोड़ा सा बड़ा है, टीवी आप यूज़ करोगे नहीं, शायद स्विमिंग पूल आप यूज़ करोगे नहीं, जिम आप यूज़ करोगे नहीं, हाँ, लेकिन क्या ये पता सब वहाँ चीज़ें जाओ भी आपके ना। एनहांस कर रहे हैं एक्सपीरियंस को। आज वेडिंग प्लानिंग के लिए लोग कितना पैसा दे रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग कितना पैसा दे रहे हैं, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए कितना पैसा दे रहे हैं, बच्चा होता है उसके पहले के फ़ोटोशूट, उसके बाद के हाँ, अब तो फ़ोटोशूट, हर इवेंट कैप्चर मतलब करना। हर चीज़ मेमोरी। लोगों को आज ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज बनानी है। सो यू डोंट प्रोवाइड अ ट्रैवल सर्विस, यू प्रोवाइड अ मेमोरी सर्विस। ठीक है, एक नए एंटरप्रेन्योर की तरह अगर आदमी सोचेगा ना, तो हर चीज़ में ये एक यूनिक एक्सपीरियंस ऐड किया जा सकता है, एंड उसके बाद आप देखो कितना बड़ा पैसा बनता है। मैं आपको इसका, सिंगापुर गया था मैं बहुत पहले सर, पहली बार जब मैं सिंगापुर गया 2017 में, मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत कम पैसे थे और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। तो मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था वहाँ 4 दिन जाके कहाँ रुकूंगा, होटल्स में देखा तो बड़े महंगे थे होटल्स के रूम। ठीक है, मेरे को ना एक बड़ा सा प्यारा सा, ऐसे जैसे ना स्पेसशिप में बैठे हो ऐसा एक पॉड, उसको बोलते हैं वो पॉड अकोमोडेशन समथिंग, वो दिखाई दिया। और वो सिर्फ एक जने के सोने की जगह थी, इतना ही था, लेकिन वो बड़ा ऐसा यूनिक सा दिख रहा था। मैंने कहा यार ये बड़ा फैसिनेटेड है। और उसकी भी रेट शायद पर डे पर नाइट की 4,000 रुपये के आसपास होगी, 4 या 5,000 रुपये। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे तो बहुत सारे हॉस्टल्स थे, मैं उसमें रुका, क्यों? क्योंकि वो यूनिक दिख रहा था। बाकी तो बेड था और कुछ नहीं था, लेकिन वो यूनिक दिख रहा था। लोगों को यूनिक चीज़ की बड़ी वैल्यू है। आज क्यों लोग होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, अलग अलग तरह की सजावट, इंटीरियर, सबको अलग चाहिए। सो मेमोरीज क्रिएट करने से रिलेटेड कोई भी बिजनेस होगा ना, वो बहुत जल्दी फ्लरिश करेगा, क्योंकि उसको कोई compete नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपका ब्रेन चाइल्ड है। अमेजिंग इंसाइट, बहुत सो आई ऑलवेज से वो अगर आदमी करता है तो बहुत अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके साथ साथ एक तो ये हमने कवर कर लिया कि चलिए ये स्टार्टअप करना है, कुछ ऐसे जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो आपकी, जिसमें आप तुरंत प्रॉफिटेबल हो जाओगे। करेक्ट। तुरंत प्रॉफिटेबल वाले स्टार्टअप्स अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल एआई से, अभी मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मार्केटिंग कंपनी खोल रखी है, एआई से उसने कुछ वीडियोस बनाए। मैंने उससे पूछा कितनी कॉस्ट लगी 3 वीडियो बनाने की, बोले मुश्किल से 10 या 12,000। और मैंने कहा इसमें तूने सेल कितने में किया? बोले 6 लाख रुपए में। भाई साहब, कितना बड़ा मार्जिन है। तो मैं कहता हूँ देखिए, जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो इतनी जायंट क्यों है? तो कोई भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का आप बिजनेस बना लो, उठा लो, इट विल, यू विल क्रिएट इट वंस एंड इट विल गिव यू रिजल्ट्स लाइफ लॉन्ग। हाँ, बिकॉज एक बार बनाया रिकरिंग आया। लाइफ लॉन्ग नहीं तो भी 3 साल। तो कोई भी ऐसी चीज़ पकड़ लो जिसमें रिकरिंग है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम टेक्निकल, हम तो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बिजनेस कोचेज हैं। 2019 तक ना हम कभी भी साल भर में कोई 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं बना पाते थे। और देश का बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी 5 करोड़ करने में उसको पसीना आता था, है ना। कोई एक आधा ही होगा इंडिया में जो 8 करोड़ 10 करोड़ करता होगा। लेकिन अब है ना, हमारे बिजनेस कोचेज और मोटिवेशनल स्पीकर्स की इंडस्ट्री में साल भर में इंडिया में 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ होने लग गए हैं। कैसे होने लग गए हैं? क्योंकि अब क्या है, एक बार बनाओ एक कोर्स, ज़िंदगी भर बेचो, ज़िंदगी भर बेचो। तो दिमाग ऐसी चीज़ों में लगाओ जहाँ बार बार प्रोडक्ट मेकिंग एफर्ट्स ना हो। इसीलिए प्रोडक्ट कंपनीज बहुत बड़ी बन जाती हैं। बाबा रामदेव ने पतंजलि बना दिया, फॉर्मूला एक बार बनाया, बस उसी को रेप्लिकेट करना है, बिना दिमाग के आराम से मशीनें रेप्लिकेट कर देगी, बेचते रहो ज़िंदगी भर। तो हर वो चीज़ करें जहाँ एक बार दिमाग लगे और उसके बाद वो ज़िंदगी भर आप बेच के कमा के खा सको। सर, अगर कोच BSR आज की डेट में ग्राउंड जीरो से शुरू करते, नो इन्वेस्टमेंट, नो पैसा, नो मार्केट वैल्यू, तो कैसे 90 डेज़ का रोड मैप क्या होता? मैं तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ एक ही चीज़ का, सेल्स का। कोच BSR अगर आज फिर से ज़ीरो से शुरू करेगा तो वो क्या करेगा? सीधा मार्केट में जाएगा, आप जैसे 3 महीने के अंदर 300-400 लोगों से मिलेगा, नेटवर्किंग करेगा, सेल्स करेगा, नेटवर्किंग करेगा, कोई भी प्रोडक्ट उठा लेगा मार्केट से, चाहे वो खुद का प्रोडक्ट हो, किसी और का प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट उठाएगा, जाएगा, पिच करेगा, एंड मुझे पता है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। 100 लोगों से मिलूंगा तो 5 लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद ही लेंगे, चाहे महंगा प्रोडक्ट हो चाहे सस्ता प्रोडक्ट हो। मैं कहता हूँ क्या ना, एक वरदान है सेल्स करके। सेल्स होता क्या है? कम्युनिकेशन ही तो करना है सेल्समैन को, मतलब जुबानी चलानी है।
बाकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चलाना है। तो आपके पास रॉ मटेरियल है, तो मत सोचो कि आपके पास फैक्ट्री होनी चाहिए। भगवान ने फैक्ट्री दे के भेजी है रेडीमेड, इसी फैक्ट्री से कितना कमा सकते हो, राइट। तो मैं तो एक ही करूंगा, आपके पास जाऊंगा, आपको बोलूंगा आपका प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता हूँ, मुझे 10% कमीशन दे दोगे या 5% कमीशन दोगे या 20% दोगे, या मैं रियल एस्टेट को उठा लूंगा, मैं जाऊंगा सीधा 300 400 500 लोगों से मिलूंगा 3 महीने के अंदर, 1 मिनट खाली नहीं बैठूंगा, सुबह से लेकर रात भर अपने आप को बिजी कर दूंगा, और जो फ्री टाइम होगा उसमें मैं पढ़ाई करूंगा, रिसर्च करूंगा, दिमाग लगाऊंगा, वो भी उसी बारे में लगाऊंगा। 3 महीने में बैठूंगा नहीं। ये मेरा फिलॉसफी हमेशा रहा है जब भी मैंने कुछ भी किया है, और मुझे 1000% रिजल्ट आता है हर बार। जब मैं जॉब छोड़ के ट्रेनिंग में आ रहा था तो मैंने अपने आप को मेंटली तैयार कर लिया था। जॉब छोड़ने के 3 महीने पहले मैंने कहा यार करूँगा क्या मैंने कहा कुछ नहीं करूँगा तो ना डोर टू डोर जाके रोड हर आदमी को खटखटा दूंगा और बोलूँगा मैं ट्रेनर हूँ भैया, मैं तेरी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। मैंने कहा मुझे इतना ही कहना है, और मैंने सर किया ही है लिटरली। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने कहा यार कुछ भी नहीं हो रहा है, मैंने जॉब भी छोड़ दी, अब क्या करूँ। सुबह 7 बजे प्रण लेके निकल गया। मैंने कहा जितने लोग हैं ना सबका दरवाज़ा खटखटा दूंगा। तो जेएम रोड और FC रोड करके पुणे में रोड्स हैं, एक एक ऑफिस का मैंने दरवाज़ा खटखटा दिया 2-3 दिन के अंदर तो, और सबको बोला मैं ट्रेनर हूँ साहब, मैं ज़िंदगी बदलता हूँ लोगों की, स्टूडेंट्स की। 2 दिन घूमने के बाद ना एक सिर्फ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ने मेरे को कहा कि सर ठीक है हमारे पास कुछ बच्चे हैं, हम पैसा तो नहीं दे सकते, उनको ट्रेनिंग दे दो आप। मैंने डेट और टाइम तय हुआ, मैं उस दिन गया, और उस दिन जब मैं पहुंचा वहाँ एक ही बच्चा आया। मैं 15 मिनट तो बैठा रहा, उन्होंने कहा आएगा सर कोई आएगा, तो मैंने कहा सर अब टाइम तो हो गया। मेरे गुरु ने कहा था एक भी मिल जाए ना तो उसको इस शिद्दत से ट्रेनिंग देना, क्योंकि 1 से ही 1 लाख बनेंगे। ठीक बात है। और मैंने तो पूरी एनर्जी डाल के उसको ट्रेनिंग दी। मैंने कहा खाली बैठूंगा मायूस होकर घर जाऊंगा, इससे बेटर प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस तो हो जाएगी। बस खाली मत बैठो उसके बाद, और बहुत बड़ा रिजल्ट आता है सर। तो यही करूंगा मैं तो, सेल्स मार्केटिंग 1 से 1 करोड़ हो गए। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मेरे लाइव प्रोग्राम अटेंड किए हैं सर, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के। मैं कभी सोच नहीं सकता था। You have 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आल्सो। हाँ जी, मैंने हमारा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जब सेमिनार किया था 5 सितंबर 2021 को, तो दैट वाज द बिगेस्ट सेमिनार ऑन द प्लैनेट, जहाँ पे 1 घंटे के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा लोग आए थे, और करीब 33-34,000 लोग कंटिन्यूसली कनेक्टेड थे फॉर 1.5 आवर्स, और फिर लीडरशिप पे भी एक किया। या अमेजिंग। एक काम करो सर, कुछ जब हम बातें कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो ना बिलियनियर लोग बताते ही नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लोग कहते हैं अंबानी की कुछ तो सीक्रेट्स हैं, अडानी की कुछ तो सीक्रेट्स हैं, वो आपको कुछ, आपका एज एन कोच आप कुछ बता पाओगे? मैं 6-7 चीज़ें बता देता हूँ आपको, है ना। एक तो ये सब लोग